स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। पश्चिम एशिया संकट एक ऐसा संकट है कि खत्म ही नहीं हो रहा है। और जब इसकी शुरुआत हुई थी तब बहुत सारी बातें इसके बारे में बोली गई थी कि अगर ये कहानी कुछ लंबे समय तक चलेगी तो इसके कारण पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें खलबली मच जाएगी, पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था में खलबली हमको देखने को मिलेगी और सब कुछ पूरे तरीके से इधर उधर हो जाएगा। और उसके परिणाम आज हमको देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आज से 3-4 महीने पहले यूएसए के द्वारा ईरान पर एक कार्रवाई की जाती है और ईरान के जो हेड थे, जो सत्ता प्रमुख थे, उनको यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है। उसके बाद शुरुआत होती है ईरान और यूएस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की। इसकी वजह आप सबको पता है कि ईरान के द्वारा जो न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा था उससे कहीं ना कहीं इजराइल को परेशानी थी, तो इस कहानी की शुरुआत हुई। लेकिन वो लड़ाई के कारण ईरान ने एक बहुत बड़ी चाल चली और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, जिससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन आपकी पूरे तरीके से कोलैप्स हो गई और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आपको हर जगह दिखाई दे रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले हम ऑयल प्राइसेस के बारे में आपसे डिस्कस कर रहे थे, लेकिन आज का जो मुद्दा है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है, सीधा सा एग्रीकल्चर से रिलेट करता है। और अगर इस सेक्टर पर काम नहीं किया गया तो एग्रीकल्चर आपकी पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाएगी और अगर एग्रीकल्चर कोलैप्स करेगा तो फिर हमारे पास एक बहुत बड़ा फूड सिक्योरिटी का क्राइसिस देखने को मिलेगा। आज का जो मुद्दा है वो सरकार पर बर्डन को लेकर है, सरकार पर भार को लेकर है। और ये भार किस चीज़ का है? सब्सिडी का। सब्सिडी क्या होती है? आप सब लोग जानते हैं कि सरकार के द्वारा दी जाने वाली छूट होती है। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो तरीके से हो सकती है। या तो सरकार सीधे आपको छूट दे दे या अप्रत्यक्ष तरीके से छूट दे दे। सीधे मतलब मुझे डीबीटी के थ्रू पैसा ट्रांसफर कर दे, और अप्रत्यक्ष मतलब कंपनियों को ही भी छूट दे दे तो मुझे अप्रत्यक्ष तरीके से छूट यहाँ पे मिल रही है। जैसे मान लेते हैं कि सिलेंडर जो है 1000 रुपये का है और अगर मुझे 600 रुपये में मिल रहा है तो सरकार ये अप्रत्यक्ष सब्सिडी दे रही है, बाकी जो पैसा है वो कंपनियों को दे दे रही है। और 1000 रुपये का सिलेंडर मुझे खरीदने के बाद बाकी जो 400 रुपये हैं डीबीटी के थ्रू मेरे खाते में आ जाते हैं, तो ये आपकी डायरेक्ट सब्सिडी कहलाती है। तो अभी जो मुद्दा है वो उर्वरक सब्सिडी को लेकर कि यहाँ सरकार का बिल बढ़ता ही जा रहा है, इसको समझिए। पश्चिम एशिया तनाव से बढ़ेगा भारत का उर्वरक सब्सिडी बिल। जो उर्वरक सब्सिडी बिल है ये सरकार का बढ़ सकता है, 70,000 करोड़ की हो सकती है बढ़ोतरी। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि सप्लाई चेन कितनी इंपॉर्टेंट होती है इकोनॉमी को बेहतर तरीके से चलाए रखने के लिए। तो सब्सिडी बिल आपका बढ़ रहा है, देखो समझो, जब सप्लाई चेन आपके पास टूटता है, जब हमारा सप्लाई चेन ब्रेक होता है तो सप्लाई चेन ब्रेक होने से जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं, इन फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन आपके पास डिक्लाइन हुआ। अब प्रोडक्शन डिक्लाइन क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि जो रॉ मटेरियल है, जो फर्टिलाइजर बनाने के लिए कच्चा माल हमको चाहिए, रॉ मटेरियल, इसकी सप्लाई की कॉस्टिंग आपके पास बढ़ गई है। देखो, पहली चीज़ तो सप्लाई हो नहीं रहा है, अगर हो रहा है तो इसकी कॉस्टिंग, इसकी जो लागत है वो बढ़ गई है। अब लागत बढ़ गई है तो सीधी सी बात है जो कंपनी है उन कंपनियों को भी महंगा ही ये सामान पड़ेंगे, उनकी माल ढुलाई काफ़ी महंगी होगी। और माल ढुलाई महंगी होगी मतलब क्या है? ये जो उर्वरक हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, आपको काफ़ी महंगे मिलेंगे। अब अगर सरकार इनको महंगा नहीं देना चाहती है, किसानों तक महंगा नहीं पहुंचाना चाहती है, क्योंकि किसानों को अगर फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स महंगे मिलेंगे तो फिर किसानों पर बहुत आर्थिक दबाव आएगा, और बहुत आर्थिक दबाव आएगा तो बहुत सारे किसान या तो खेती करना कम कर सकते हैं या वित्त के बोझ के तले खेती को छोड़ भी सकते हैं, जिससे पूरे भारत के सामने खाद्यान्न संकट यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी हम लोग आपसे बात कर रहे हैं उर्वरक सब्सिडी को। अब उर्वरक सब्सिडी का बिल 70,000 करोड़ के आसपास पहुंच गए। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो कंपनी है, इन कंपनी को अभी सपोर्ट किया जा रहा है सरकार के द्वारा। इन कंपनियों को जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट कौन कर रही है? गवर्नमेंट कर रही है, इस बात को ध्यान रखिए। सरकार के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन सरकार कब तक करेगी? एक पर्टिकुलर टाइम तक कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं करेगी। उसके बाद बर्डन बेटा किस पे आएगा? पब्लिक पर आएगा। तो इसीलिए दिक्कत की बात यह है कि अगर ये वेस्ट एशिया क्राइसिस और खिंचता है और लंबे समय तक जाता है तो बहुत बड़ा क्राइसिस हमको हर एक फील्ड में दिखाई देगा। नॉट ओनली एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी के कारण सारी चीज़ें आपकी खराब हो ही रही हैं, है ना। एनर्जी सिक्योरिटी के कारण आपके सारे के सारे जो पॉइंट हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। लेकिन अगर ये और लंबा हमारा चलता है वेस्ट एशिया क्राइसिस, तो प्राइमरी सेक्टर, जिसको आप लोग एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं, ये भी पूरे तरीके से कॉलेप्स कर जाएगा। और अगर ये कॉलेप्स करता है तो पूरी दुनिया के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हमको देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला होगा आपके पास फूड सिक्योरिटी का। भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन को अपने पास लेकर चलते हैं
और अगर खाद्यान्न संकट ही आ जाएगा फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, और हमारी जो डिपेंडेंसी है उसको कोई भी फुलफिल नहीं कर सकता है। तो उर्वरक सब्सिडी काफ़ी महंगी होती जा रही है। क्यों महंगी हो रही है, इसके पीछे के फैक्टर्स को समझने की कोशिश करते हैं और सरकार के पास विकल्प क्या है, जरा आप इसको देखो। देखो भाई क्या है, समझो। हर जगह एक वर्ड आपको जरूर दिखाई देगा, पश्चिम एशिया। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक तनाव, और भू राजनीतिक तनाव की जब भी आपसे कोई बात करता है यूएस, कोई इसकी नीड नहीं है लेकिन फिर भी क्रिएट कर दिया है। और यहाँ पे ईरान पर इन्होंने अटैक किया, इसके कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इन्होंने क्लोज कर दिया, और इसके कारण आपके पास सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुए, और सप्लाई चेन डिस्टर्ब आपके पास हुई तो फर्क पड़ रहा है हमारे उर्वरक सब्सिडी बिल पर, जो 2026-2027 में तेजी से बढ़ सकता है। और सब्सिडी खर्च में लगभग 70,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वृद्धि का अनुमान है, जिससे कुल सब्सिडी बिल आपका 2.4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। मतलब पहले से सरकार जो सब्सिडी देती है उसमें 70,000 करोड़ की वृद्धि हो सकती है, और 70,000 करोड़ की वृद्धि आपके पास होगी तो टोटल सब्सिडी बिल है ये 2.41 लाख करोड़ के आसपास पहुंचेगा। मतलब गवर्नमेंट की जो स्थिति है ये बहुत खराब यहाँ पर हो सकती है, ध्यान रखिएगा। अगर सब्सिडी नहीं देगी तो फर्टिलाइजर्स महंगे होंगे, क्योंकि कंपनियों को सामान महंगा आ रहा है, या कंपनी प्रोडक्शन करना बंद कर सकती है। अगर फर्टिलाइजर्स महंगे होंगे तो जो फार्मर हैं इनकी कॉस्टिंग बढ़ेगी, तो और बड़े लेवल पर फिर हमको यहाँ पर इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है। तो सरकार के सामने एक धर्म संकट की स्थिति है कि इससे कैसे निपटा जाए। उर्वरक विभाग की अतिरिक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने इस वृद्धि की संभावना की पुष्टि की है, जिसका मुख्य कारण आयात लागत में अप्रत्याशित उछाल है। आयात जो लागत है, इंपोर्ट जो बिल है, ये काफ़ी बढ़ गया है क्योंकि सप्लाई चेन हमारी पूरे तरीके से ब्रेक हो चुकी है, और आपदा को अवसर में बदलने का काम हर कोई करता है, जिसके कारण ये कॉस्टिंग और बढ़ गई है, और बिल ये महंगा होता जा रहा है, और फर्टिलाइजर्स और आपके महंगे होते जा रहे हैं। ठीक है, तो वजह क्या है, मेन वजह आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब बढ़ने के मुख्य कारण क्या है? सबसे पहला कारण है आयात में बढ़ती लागत। यूरिया और अन्य आवश्यक उर्वरकों को आयात खर्च में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। भारत अपनी उर्वरक जरूरतों के एक बड़े हिस्से के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भर है। मतलब जो रॉ मटेरियल होते हैं ना बनाने के लिए, उन रॉ मटेरियल को तो इंपोर्ट करते ही करते हैं, लेकिन हम जो फिनिश्ड गुड मतलब जो यूरिया और दूसरे फर्टिलाइजर्स हैं, आप इनको इंपोर्ट भी करते हैं। अब जब आप इनको इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप सबको पता है कि जो रूट है, ये रूट आपके डाइवर्सिफाई है, बदले हुए रूट है, और बदले हुए रूट होने के कारण इनकी कॉस्टिंग बढ़ रही है। अब लाना तो पड़ेगा, लाना महंगा पड़ रहा है तो किसानों को महंगा देंगे, और किसान महंगा खरीदेंगे नहीं तो सरकार सब्सिडी देकर बिल यहाँ पे बढ़ा रही है, तो सरकार पर खर्चा बढ़ रहा है। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि सरकार होती है इसलिए होती है। जितने भी क्राइसिस हो उनसे आपको ही लड़ना है, हमको क्या मतलब, हम तो भाई जनता है, आपको वोट दे रहे हैं। ठीक है, भू राजनीतिक तनाव। पश्चिम एशिया लाल सागर क्षेत्र में अस्थिरता के कारण, मतलब जो हमारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज, यहाँ पर देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अस्थिरता के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हुई हैं, जिसमें शिपिंग मार्गों में बदलाव और लॉजिस्टिक चुनौतियां हमको देखने को मिली। वैश्विक मूल्यों में उछाल। जब ये सारी चीजें आपके पास हो रही होती हैं तो इसकी में आपदा को अवसर में बदलने का काम करते हैं कुछ लोग, और वो क्या करते हैं, प्राइजेस को हाई कर देते हैं। तो प्राइजेस भी इस समय आपके पास हाई हो जाते हैं। जैसे अभी जो पेट्रोल है, ये पेट्रोल के कर्जे को कम करने के लिए इसको हाइक कर दिया गया। इसी तरीके से जो कंपनियां फर्टिलाइजर्स को बना रही हैं अपने घाटे को कंपनसेट करने के लिए, या विदेशों की कंपनियां अपने प्रॉफिट को डबल करने के लिए प्राइसिंग को हाई कर देते हैं, पैसे को बढ़ा देते हैं, जिससे उनका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी बढ़ जाता है और कंपनियों को फायदा ही फायदा इससे हो जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए अब देखो वित्तीय प्रभाव 2026-2027। बजट का जो आवंटन था वो 1.7 लाख करोड़ के आसपास था कि इतना पैसा जाएगा, और संभावित जो अनुमान है ये 2.41 लाख करोड़ के हैं, और इसके पीछे की वजह आपको समझ में आ गई है। सर मान लो सरकार नहीं दे सब्सिडी तो क्या होगा? सरकार अगर नहीं देगा ना तो जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर, ये पूरे तरीके से कॉलेप्स कर जाएगा, और फिर खाने का संकट अगर आ गया ना तो अराजकता को कोई भी कभी भी यहाँ पर नहीं रोक सकता है। इसीलिए जरूरी है ये सब्सिडी एंड ऑल के द्वारा सरकार को सपोर्ट करना। सरकार की ये ड्यूटी होती है, इसीलिए सरकार होती है, इसीलिए व्यवस्थाएं होती हैं। अपनी जो फॉरेन पॉलिसीज़ है आप इसको डाइवर्सिफाई कीजिए, दूसरे देशों से रिश्तों को बेहतर कीजिए, और कोशिश कीजिए पीस बिल्ड करने की, पूरी दुनिया में शांति स्टेब्लिश हो, जिसके कारण सप्लाई चेन आपकी बेहतर चले,
ऐसे अग्रीमेंट हमने बनाने चाहिए दुनिया में जिससे पीस एंड सिक्योरिटी को एस्टेब्लिश हो पाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, आपके लिए ज़रूरी था, इसलिए इस पर डिस्कशन किया। आपका फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा। इसी के साथ में अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे कोर्सेज हैं, जैसे ये प्रतिज्ञा है 2027 के लिए हिंदी बैच है, आप इसमें यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं हिंदी बैच में GRS लाइव कोड के थ्रू, और इस प्राइस पे आपको मिल जाएगा। 20 मई से बैच की शुरुआत हो रही है, ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये निर्माण है 2028 के लिए और निर्माण है आपका 2029 के लिए, आप इन दोनों बैचेस में भी एनरोल यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आ जाइए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आपको PDF मिल जाएगा। इंस्टा पे आके आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे क्लासेस में, तो खुश रहें, मस्त रहें, हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल, बाय बाय। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।